आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर। ऑलरेडी मोमेंट ऑफ फोर्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, तो आप उसको जरूर रेफर करिएगा। उसके बाद ये कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग क्वेश्चंस ले रखे हैं, अलग अलग लेवल के। चलिए पहले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि ये एक पूरा जो स्केल है, ये यहाँ पर एक पॉइंट ए पर एक फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन का, पॉइंट बी पर जो फोर्स लग रहा है वो 3 न्यूटन का है। ओ ए का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर आपको दे रखा है और ओ बी का डिस्टेंस आपको 4 मीटर दे रखा है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको, ठीक। आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ F1। आपको F1 का मोमेंट फाइंड करना है अबाउट ओ जो है आपका, क्योंकि फिक्स है, यहां पर फिक्स किया गया है, इसलिए O को हम बोलेंगे पिविटेड पॉइंट। तो O क्या हो गया आपका, पिविटेड पॉइंट हो गया। अगर F1 की वजह से कितना मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट हुआ, तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हमको पता है क्या होता है, इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है आपका फोर्स मल्टीप्लाइड बाय। अब ये जो फोर्स है, क्योंकि F1 ले रहे हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 5 न्यूटन। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यहाँ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस किस के बीच में होता है, फोर्स और पिविटेड पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो यहाँ पर देखो फोर्स लग रहा है पॉइंट ए पर और ओ है आपका पिविटेड पॉइंट, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दे रखा है, 2 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मोमेंट ऑफ फोर्स मिल जाएगा 10 न्यूटन मीटर। ठीक, ये पहला पार्ट हो गया जिसमें आपको निकालना था मोमेंट ऑफ F1। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में आपको निकालना है मोमेंट ऑफ F2। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। अब F2 की अगर बात करेंगे तो यहाँ F1 की जगह F2 यूज करेंगे और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब आपका OB हो जाएगा। तो F2 की वैल्यू आपको दे रखी है 3 न्यूटन और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 मीटर। तो अब ये आंसर आ जाएगा 4 3 12 न्यूटन मीटर। ठीक, थर्ड पार्ट जो है आपका, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड आउट, थर्ड पार्ट में आपको बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है F1 और F2 की वजह से। अब फर्स्ट पार्ट में जो F1 की वजह से, फर्स्ट पार्ट में F1 की वजह से जो मोमेंट ऑफ फोर्स निकला था वो 10 न्यूटन मीटर निकला था। अभी 10 न्यूटन मीटर बेटा, ये F1 किस तरफ रोटेशन क्रिएट करेगा, इस पर ध्यान दीजिए। F1 जो है वो रोटेशन, इसको किस तरफ घुमाने की कोशिश करेगा, वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट कर रहा है। मतलब F1 की बात करें तो इसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही अगर हम F2 की बात करें तो F2 स्केल को किस तरफ घुमाने की कोशिश, हो इस तरफ बेंड हो रहा है तो ये इसको घुमाने की कोशिश करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो F2 का मोमेंट ऑफ फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। अब एक चीज ध्यान रखना और इसको दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए अच्छे से, कि अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होता है तो मोमेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू को नेगेटिव लिया जाता है। ठीक है, अब अगर आपको टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये हो जाएगा प्लस 10 न्यूटन मीटर। ये आपका क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा माइनस 12 न्यूटन मीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन मीटर विथ अ माइनस साइन। और वो माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, माइनस साइन आपका रिप्रेजेंट करेगा कि डायरेक्शन कौन सा है, क्या भारी पड़ रहा है, 12 न्यूटन मीटर, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन बताएगा जब हम टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स की बात करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बैठा लिए, जिसकी वजह से ये तीनों आपका आंसर क्लियर होते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कहता है यूनिफॉर्म मीटर रूल। सबसे पहला पार्ट जिसमें हमको सॉल्व करना है, इसमें आपको डायग्राम बनाना है पूरे अरेंजमेंट का। तो डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहला ध्यान दो कि जो स्केल दे रखा है वो कितना है, कितने उसका लेंथ कितनी है। कभी कभार यहाँ पर हाफ मीटर रूल गिवन होता है। हाफ मीटर रूल का मतलब क्या हुआ, 50 सेंटीमीटर। अगर मीटर रूल गिवन है, हाफ वर्ड नहीं लगा है, तो इसका मतलब जो स्केल है
वो 0 से लेकर 100 सेंटीमीटर का है, मतलब 1 मीटर का स्केल है। सबसे पहले तो डायग्राम में आप ये बना लीजिए। अब इसको बैलेंस कहां पर किया गया? 58 सेंटीमीटर मार्क, मतलब आपको पता है कि यहाँ पर कहीं 58 सेंटीमीटर मार्क होगा, वहां पर आपका जो स्केल है ये बैलेंस्ड है, ठीक है। अब जब भी इस स्केल का पूरा वेट पूछा जाए, मतलब पूरा मास पूछा जाए कि इसका वेट कहां पर लोकेटेड होगा, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट उसके सेंटर पर लोकेटेड होता है। मतलब अगर 0 से 100 सेंटीमीटर का स्केल है तो इसका जो वेट होगा वो 50 सेंटीमीटर मार्क पर सस्पेंडेड होगा। W माने क्या होगा? वेट ऑफ द रूल। ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में मास ऑफ द रूल या वेट ऑफ द रूल मेंशन होगा तो 50 सेंटीमीटर मार्क पर आपको एरो करके नीचे दिखाना है कि वहां पर वेट ऑफ द रूल पूरा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। अब ये हो गया 50 सेंटीमीटर पर पूरा वेट जो बिल्कुल मिड पॉइंट पर लग रहा है। दूसरा बोला है व्हेन वेट ऑफ 20 GF इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। अब बेटा ये जो स्केल है इसमें दो एंड हैं, 0 भी है और 100 सेंटीमीटर। अब ये बताइए अगर इस स्केल को बैलेंस करना है 58 सेंटीमीटर पर, तो कोई भी वेट 20 GF का वो यहां पर लटकाएंगे कि यहां पर लटकाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, डायग्राम देखोगे अगर यहां लटकाओगे तो स्केल बैलेंस कभी नहीं हो पाएगा, वो इसी तरफ गिर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज गिर जाएगा। लेकिन अगर आप यहां पर कहीं स्केल को लटकाते हो 100 सेंटीमीटर की तरफ, ठीक, आप वेट को लटकाते हो 20 GF, तो हो सकता है कि स्केल बैलेंस हो जाए। मतलब कि 20 GF 100 सेंटीमीटर के पास लटकेगा, 0 सेंटीमीटर पर नहीं सस्पेंड किया जाएगा। सबसे पहला तो यही हो गया। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट जिसमें आपको डायग्राम बताना था। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है व्हाट इज द वेट ऑफ द रूल। मतलब ये जो हमने वेट की बात की हमको पता ही नहीं है, तो रूल का वेट बताइए। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लगा देते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें ये कहता है कि टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। मतलब जितना क्लॉकवाइज में मोमेंट ऑफ फोर्स लग रहा है उतना ही क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों का मोमेंट ऑफ फोर्स बराबर होगा, तभी वो स्केल बैलेंस्ड होगा, मतलब किसी भी डायरेक्शन में नहीं लुढ़केगा। अब देखो क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स, क्लॉकवाइज कौन क्रिएट कर रहा है? क्या इसकी वजह से स्केल क्लॉकवाइज घूमेगा कि इसकी वजह से? 20 GF की वजह से स्केल क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इसका मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना हुआ? 20 GF। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो गई? 100 माइनस 58 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल्स टू। अब एंटी क्लॉकवाइज कौन घूम रहा है? ये वाला। वजन आपको पता ही नहीं है तो W मान लो, यही आपका वेट है और यही फोर्स है, क्योंकि जितना वेट लगता है वही फोर्स कंसिडर किया जाता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक। मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना होगा? 58 माइनस 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20 GF मल्टीप्लाइड बाय 42 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू W इंटू 8 सेंटीमीटर। भाई इसको सॉल्व कर लो तो W की वैल्यू पता चल जाएगी आपको। इट इज 105 GF। भाई ये आपका आंसर है। ये तरीका है अगर आपको निकालना है वेट ऑफ द रूल। इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा दीजिए, फटाफट आंसर आ जाएगा, पूरा डायग्राम भी कंप्लीट हो गया, कोई भी टीचर नंबर 1% भी नहीं काट पाएगा। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन में देखिए आपको ये गिवन है कि पिविटेड पॉइंट है, ये पिविटेड पॉइंट है, ये जो 150 GF है यहां से यहां तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है। 250 GF की दूरी पिविटेड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। चलो पहले पार्ट की बात करते हैं। सबसे पहले पार्ट में आपको बोला है यू हैव टू फाइंड आउट द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो भाई 150 GF एंटी क्लॉकवाइज करेगा कि 250 GF? ऑब्वियस सी बात है, अब आपको पता चल गया होगा कि 150 GF एंटी क्लॉकवाइज स्केल को घुमाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अगर एंटी क्लॉकवाइज की बात करेंगे तो 150 GF पर जाएंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला आपको पता है, ये फोर्स कितना? फोर्स 150 GF मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 6000 GF सेंटीमीटर। पहला पार्ट खत्म। देखिए तुरंत आंसर आ गया, कुछ नहीं करना, जहां मोमेंट ऑफ फोर्स बोले फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बस, ठीक। सेकेंड पार्ट में आ जाओ।
सेकंड पार्ट में वो कह रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई ये तो और भी आसान हो गया, क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स ये बचा क्योंकि यही तो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो कितना हो गया 250 GF मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तुरंत आंसर दे देगा 5000 GF सेंटीमीटर। आसान भाई, ये एग्जाम में आता है अच्छा खासा नंबर, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये, 2-3 नंबर में तो आ ही जाता है। चलो थर्ड क्या कहता है, डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज। अब भाई ये क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज मतलब इसको और इसको माइनस करना है, बस एक पार्ट खत्म। तो डिफरेंस अगर निकालना है तो 6000 GF सेंटीमीटर माइनस 5000 GF सेंटीमीटर, तो ये हो गया 1000 GF सेंटीमीटर। इसमें कुछ मैथ्स तो लगाई, फिजिक्स तो लगाई नहीं हमने, मैथ्स से ही सॉल्व हो गया। ठीक, अब आ जाओ इसके फोर्थ पार्ट में। अब फोर्थ पार्ट हमको ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ से डिस्टेंस बताओ जहां पर 100 GF का फोर्स लटकाया जाए, सस्पेंड किया जाए कि स्केल आपका बैलेंस हो जाए। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा कि स्केल में बैलेंस नहीं है। भैया ऑब्वियस सी बात है, ये 6000 GF सेंटीमीटर है, मतलब ये 6000 GF सेंटीमीटर से मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है। ये वाला जो है ये 5000 GF सेंटीमीटर से मोमेंट ऑफ फोर्स क्रिएट कर रहा है। ठीक है, अब दोनों बराबर तो है नहीं, अगर दोनों बराबर होते तो ही तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन सेटिस्फाई करता, टोटल एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो स्केल बैलेंस्ड। इन्होंने फोर्थ पार्ट में ये बोला है कि अब उसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए 100 GF वेट तुमको दे दिया है, लो अब इसको लो और कहां पर सस्पेंड करोगे कि स्केल बैलेंस हो जाए। तो अब खुद से आंसर दो, क्या इस साइड कहीं सस्पेंड करोगे, यहां पर कहीं सस्पेंड करोगे? अगर यहां सस्पेंड कर दोगे 6000 और बढ़ जाएगा, कभी बैलेंस नहीं हो पाएगा, कहीं बराबर नहीं आ पाएगा। इसका मतलब है 100 GF सेंटीमीटर इस साइड सस्पेंडेड होना चाहिए, तभी तो 5000 6000 के बराबर आ सकता है। ठीक, तो इसका मतलब हमारी गुत्थी सॉल्व हो गई कि 100 GF सेंटीमीटर, जो 100 GF है, सेंटीमीटर नहीं, जो 100 GF है उसको हमें या इस साइड पर लगाना है, मतलब राइट हैंड साइड पर, ओ के राइट हैंड साइड पर सस्पेंड करना है, पहला पॉइंट। ठीक, दूसरा पॉइंट, फोर्थ पार्ट सॉल्व करने के लिए वही काम करोगे, इक्विलिब्रियम। जहां पर बैलेंस की बात करेगा, जहां पर भी एग्जामिनर बैलेंस की बात करेगा वहां इक्विलिब्रियम लगा देना। तो इक्विलिब्रियम कहता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स। दोबारा लिख दिया है मैंने क्योंकि हर बार भैया आपको भी लिखना पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स बताइए, ये निकाल चुके हो पहले ही 6000 GF सेंटीमीटर, दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स इस तरफ का एक निकाल चुके हो 5000 GF सेंटीमीटर। अब ये बताइए अगर 100 GF लटकाओगे तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ऐड हो जाए क्योंकि उसी के डायरेक्शन में है, तो प्लस हो जाएगा। 100 GF तो फोर्स है, दूरी डिस्टेंस कितना है तुमको पता ही नहीं है, यही तो निकालना है, तो x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मोमेंट ऑफ फोर्स देता है। भाई अब सॉल्व कर लो, इसको माइनस करोगे, ये भी पहले निकाल चुके हो 100 GF सेंटीमीटर, 100 GF को यहां भेज दो। ठीक है, तो x की वैल्यू निकल आएगी, कितनी आएगी x की वैल्यू, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। भाई ये आंसर हो गया। अब आप इसको लिखोगे कैसे और बोलोगे कैसे, आप ये बोलोगे कि 100 GF is suspended to the right of O at a distance of 10 सेंटीमीटर। ठीक, या तो इसको एक और तरीके से बोल सकते हो, अगर एग्जाम में O पता है, अगर सपोज O पता है 40 सेंटीमीटर गिवन है आपको, तो आप उसमें 10 सेंटीमीटर जोड़ देना और आप क्या देना, इट इज सस्पेंडेड एट 50 सेंटीमीटर मार्क। मार्क मतलब उस स्केल में किस मार्ग पर सस्पेंडेड है, तो 40 से 10 आगे 50 सेंटीमीटर मार्क। फिलहाल यहां पर आंसर क्या होगा, 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पिवटेड पॉइंट O। ये 3 क्वेश्चन हो गए जिसकी वजह से आपको मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ोगे दोबारा, सेलिना के जितने भी क्वेश्चन हैं पीछे लगाने की कोशिश करो, 100% आई एम श्योर आप सारे ही क्वेश्चन कर लोगे। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस और उसके प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, आई विल सर्टेनली गिव यू द आंसर। थैंक यू।